दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति इस वक्त बहुत ही तेज़ी से बदल रही है और हर जो घटनाक्रम घटित हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर उसका संबंध भारत की राजनीति से है। और हर बीतते दिन के साथ ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है जिसको कि नरेंद्र मोदी चला रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री, आखिर ये सरकार कब तक चलेगी। हालांकि इस पर सवाल डे वन से ही शुरू हो चुका है कि ये सरकार कब तक चलेगी, लेकिन हर दिन ये सवाल जो है वो बड़ा होता जा रहा है और लोग इसको लेकर के अपने विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर ये सरकार कितने दिन तक चलेगी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसका संबंध इस सरकार के स्थिरता से है। जो नीतीश और नायडू फैक्टर है वो तो फैक्टर है ही, लेकिन उसके अलावे कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि ये सवाल फिर से एक बार खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये जो एनडीए की सरकार है जिसको मोदी जी चला रहे हैं वो कितने दिन तक चलेगी। यहाँ पर कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं और सबसे जो पहला फैक्टर है वो बिहार के एक बहुत ही प्रबुद्ध नेता, बहुत ही प्रमुख नेता जिनको कि भारतीय राजनीति का ज्योतिष भी कहा जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय राजनीति के नब्ज को ये समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आरजेडी के नेता श्री लालू यादव की। आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव ने एक बयान दिया और बयान में उन्होंने ये कह दिया है कि अगस्त के महीने में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अब लालू यादव ने अगस्त के महीने में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी ये क्यों बोला, अगस्त ही क्यों बोला, इसके पीछे भी एक ठोस कारण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन लालू जी का जो पूरा एक बयान है छोटा सा, उसको मैं यहाँ पर आपके समक्ष ज़रूर रखना चाहता हूँ। लालू जी कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि मैं कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो आगामी चुनाव के लिए खुद को तैयार रखें। चुनाव कभी भी हो सकते हैं। केंद्र सरकार बहुत कमज़ोर है, उसकी नींव बहुत कमज़ोर है। इस सरकार का अपना कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत को ताक पर रखकर यह सरकार सत्ता में आई है। बहुत मुमकिन है कि अगस्त तक यह सरकार गिर जाएगी। अब लालू जी जिनके बारे में मैंने कहा कि इनको हिंदुस्तान की राजनीति का ज्योतिष कहा जाता है, राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या होने वाला है रिसेंट में, उस चीज़ को ये बहुत पहले से भांप लेते हैं। बेशक से उम्र थोड़ा अधिक हो गया तो क्या हुआ। क्यों कहा कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगस्त में ही गिर जाएगी, सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है ना। तो इस चीज़ को मतलब एज इट इज़ पिक नहीं कर लेना है कि अगस्त में ही गिर जाएगी। लेकिन अगस्त के महीने का जिक्र यहाँ करने का जो इनका वजह है वो एक बहुत ही क्लियर कट वजह है और वह वजह क्या है, वो चंद्रबाबू नायडू है। मैंने कहा कि अभी नायडू और नीतीश फैक्टर काम कर रहा है और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसका संबंध कहीं ना कहीं नायडू फैक्टर से है। आपको पता है कि टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू वो दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर के पूरा अपना एक लंबा चौड़ा डिमांड लिस्ट जो है वो केंद्र सरकार के समक्ष रखे थे। मोदी जी के अलावा अमित शाह, निर्मला सीतारमण, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और अपनी डिमांड को उन्होंने केंद्र सरकार के पास रखा है। जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है अलग अलग अखबारों में, उसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का डिमांड चंद्रबाबू नायडू ने रखा है मोदी जी के समक्ष। और इसमें कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। अमरावती जो उनका कैपिटल है उसको वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाना चाहते हैं, मेट्रो सिटी बनाना चाहते हैं, मेट्रो का विकास करना चाहते हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहते हैं, पोलावरम जो सिंचाई प्रोजेक्ट है उसको लेकर के, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको मिला करके अलग अलग मद में लमसम 1 लाख करोड़ रुपए का डिमांड नरेंद्र मोदी के सामने चंद्रबाबू नायडू ने रखा है।
और वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की स्थिति है, बेशक से नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में लंबी लंबी फेंकते हैं कि हिंदुस्तान जो है दुनिया का तीसरी चौथी पांचवी इकोनॉमी हो गया है, हाँ हमारा ग्रोथ रेट ये है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। हकीकत ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है और नरेंद्र मोदी उस स्थिति में नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू को 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दें। इसके और भी कुछ कारण है ना। 1 मिनट को मान लीजिए कि मोदी जी 1 लाख करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो गए नायडू साहब को, फिर क्या होगा? नीतीश कुमार बिहार के अंदर बैठे हैं, वो भी विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, बिहार के लिए विशेष पैकेज की डिमांड कर रहे हैं। उसका क्या होगा? हिंदुस्तान के अंदर जो बाकी राज्य हैं उन राज्यों ने मोदी जी का क्या बिगाड़ा है? तो वो राज्य भी सवाल करेंगे कि अगर आप नायडू जी को दे रहे हैं 1 लाख करोड़ रुपया, अगर आप नीतीश कुमार को विशेष पैकेज दे रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मतलब ये एक तरीके से बंदर बाट हो जाएगा, और ऐसा बंदर बाट होगा जो कि नरेंद्र मोदी को संभाले नहीं संभलेगा, इसको नरेंद्र मोदी संभाल नहीं पाएंगे। ये एक केस है ना। हालांकि 1 लाख करोड़ रुपया देने की स्थिति में वर्तमान मोदी सरकार नहीं है। अब अगस्त क्यों कहा? इसका संबंध इसी स्टेटमेंट से है। दरअसल जो नायडू जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का डिमांड किया है, उसको लेकर के बात यह है कि अभी इस जुलाई के महीने में लास्ट तक बजट पेश होने वाला है। केंद्र सरकार मोदी जी के द्वारा जो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करेंगे। नायडू साहब का दिमाग या ध्यान कहीं ना कहीं उस बजट पर है कि उस बजट के अंदर हमारे राज्य के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए क्या मोदी जी दे रहे हैं। और अगर उस बजट में नायडू के मनोनुकूल जो है चीज़ें नहीं हुई, तो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लें। और जब चंद्रबाबू अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार मुश्किल में फंस जाएगी। हालांकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो मोदी जी के पास, एनडीए के पास अभी 293 सीट्स है, और उसमें अकेले चंद्रबाबू नायडू के अगर 16 जो एमपी है वो अगर अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, फिर भी सरकार गिरेगी नहीं टेक्निकली, है ना। 277 इनके पास आंकड़ा रहेगा और बहुमत के लिए 272 ही चाहिए, तो सरकार गिरेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि चंद्रबाबू नायडू जैसे ही अलग होंगे तो उनके साथ ही साथ जो बिहार के अंदर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं अपने मांगों का पुलिंदा लेकर के, वो भी अपना पैर पीछे खींच सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के लिए तमाम चीज़ें हैं, उनका डिमांड लिस्ट है, उसी तरीके से नीतीश कुमार के लिए भी कई सारे उनके दिमाग में डिमांड लिस्ट है, और उसमें बिहार विधानसभा को भंग करके और यथाशीघ्र चुनाव कराना ये सबसे टॉप पर प्रायोरिटी है। इसके अलावा जो आरक्षण का मुद्दा है बिहार के अंदर, और उसको किस तरीके से 9th शेड्यूल है उसमें डालने का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए और नीतीश कुमार की राजनीति के लिए। बिहार को विशेष राज्य देने का बात और पैकेज की बात तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये 2 जो मुद्दे हैं ये भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। और ये बात भी जानते हैं नीतीश कुमार भी और नायडू भी कि हम दोनों जब मिल करके अपना समर्थन वापस लेंगे तभी जा कर के ये जो सरकार है मोदी जी की, ये गिरेगी। किसी एक के हटने मात्र से सिर्फ ये सरकार नहीं गिरेगी, ये बात भी दोनों लोग भली भांति जानते हैं। तो इसीलिए लालू जी ने यहाँ पर कहा है कि अगस्त के महीने में सरकार गिर सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि इसको एज इट इज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है। सितंबर, अक्टूबर, इस साल के आखिरी तक या जुलाई में ही गिर जाए, है ना, कभी भी गिर सकती है, इसकी उम्र अधिक नहीं है। ये सबसे बड़ा ये जो 2 राजनीतिक घटनाक्रम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लालू जी का स्टेटमेंट और नायडू जी का डिमांड, और साथ में नीतीश कुमार का जो डिमांड है, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार के अंदर अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, है ना। तो इससे केंद्र में जो सरकार है अभी
एनडीए की मोदी जी जिसको चला रहे हैं उसके स्थिरता पर प्रभाव पड़ते हुए दिखाई देता है। एक दूसरा पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है ये, और इसके बारे में पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही है। कहते हैं कि जब देश के अंदर राजनीति की हवा बदलती है तो उसकी जो भनक होती है वो सबसे पहले 2 ही लोगों को लग जाती है। एक तो जो देश के राजनेता हैं वो समझ जाते हैं कि देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और दूसरा जो व्यापारी घराना है, जो देश का उद्योगपति है, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि देश के अंदर राजनीति बदलने वाली है, सत्ता बदलने वाला है। और इसका एक प्रमाण देखने को मिला जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक मुकेश अंबानी 10 राजपथ पर जाते हैं, जो कि वर्तमान में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का निवास स्थान है। ये चीज़ आपने पिछले 2 दिन से आप इस चीज़ का देख रहे हैं, ये समाचार देख रहे हैं। इसके बहुत बड़े मायने हैं। कहने के लिए ये कहा जा रहा है कि चूँकि मुकेश अंबानी के जो पुत्र हैं उनकी शादी होने वाली है इसी महीने में, संभवतः 12 जुलाई को, और उसी के लिए इनविटेशन देने के लिए मुकेश अंबानी वहाँ गए थे। लेकिन पिछले 10 सालों में अंबानी साहब के यहाँ और भी शादियाँ हुई, तब तो इनविटेशन देने के लिए नहीं आए थे सोनिया जी के पास और राहुल गांधी के पास। तो इसी वक्त क्यों आए? ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है कि इसी वक्त क्यों आए। इसके पीछे जो सबसे मुख्य वजह है कि पिछले 10 साल तक ये लोग हिम्मत नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनको पता था कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही मजबूत सरकार चला रहा है, अपने बलबूते पर सरकार चला रहा है। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं वो एक कमज़ोर सरकार चला रहे हैं, और किसी भी वक्त ये सरकार गिर सकती है। इसका एहसास इस देश के उद्योगपतियों को है, इसका एहसास मुकेश अंबानी को भी है, और इसीलिए वो 10 राजपथ गए। निमंत्रण देने के बहाने वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा सोनिया गांधी जी से बात हुई। हालांकि उस वक्त में राहुल गांधी वहाँ पर नहीं थे, और इनके जाने से ठीक 1-2 घंटे पहले राहुल गांधी अपने घर से निकल चुके थे, और वो कहाँ चले गए थे? जीटीबी नगर। वहाँ पर जा कर के जो मज़दूर हैं, जो हाथ से काम करते हैं, उनके साथ जा कर के उनकी समस्याओं को समझ रहे थे, सुन रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है। नरेंद्र मोदी इस चीज़ को लेकर के बहुत चिंतित हैं, वो सोच रहे हैं, चिंतन में हैं, मनन में हैं कि देश का सबसे बड़ा जो उद्योगपति घराना है मुकेश अंबानी, वो कांग्रेस के दरबार में कैसे चला गया, वो राहुल गांधी के दरबार में कैसे जा कर के मत्था टेक रहा है। जबकि ये वही राहुल गांधी हैं जो कि अपने भाषणों में हर वक्त अडानी और अंबानी को टारगेट करते रहते हैं। जिस शादी का कार्ड देने के लिए मुकेश अंबानी पहुँचे हैं 10 राजपथ, इस शादी को लेकर के भी राहुल गांधी ने व्यंग कसा था अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कि देखो ये जो मीडिया वाले हैं हिंदुस्तान के, ये अंबानी के शादी को तो दिखाते हैं, खूब दिखाते हैं, लेकिन जो इस देश के गरीब हैं, जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके दुख दर्द और पीड़ा को ये मीडिया वाले कभी नहीं दिखाते हैं। क्या मजबूरी रही होगी और क्या सोच रही होगी इसके पीछे, क्योंकि ये सब जो घटनाएं हैं ये सब अनायास नहीं है, ये सब यूं ही नहीं होती है ना। बड़े बड़े लोग जब कोई काम करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा निहितार्थ होता है, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, जिसके कि मायने निकाले जाते हैं। तो मुकेश अंबानी का 10 राजपथ जाना, सोनिया जी के घर, राहुल गांधी जी के घर, और निमंत्रण देना, वहाँ पर घंटा भर रहना और बातचीत करना, ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक मामूली घटना नहीं है, एक बहुत बड़े घटना की ओर ये संकेत करता है, इशारा करता है, और इससे नरेंद्र मोदी के अंदर एक बेचैनी ज़रूर पैदा हुई होगी। अगली तरफ अगर हम पढ़ें कि जो राहुल गांधी की जो राजनीति है, जिस तरीके की उन्होंने एक नई राजनीति की लकीर वो खींच रहे हैं, उससे इस देश के जनता के बीच में, इस देश के जनता के मन में, इस देश के जनता के दिल में वो एक जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो देश के अंदर या उसके पहले भी तमाम लोगों से मिल रहे थे, और अब चुनाव संपन्न होने के बाद भी वो लोगों से जा कर के मिल रहे हैं। हाथरस गए वो जा कर के वहाँ के पीड़ितों से मिले, उनका दुख दर्द समझा। जबकि इसी देश के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो ना तो मणिपुर गया और ना ही हाथरस गया। ये कितना विडंबनापूर्ण है, ये कितना दुर्भाग्यजनक है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस पूरे देश को ही अपना परिवार समझते हैं, उनके पास क्रिकेट जीत करके आए हुए खिलाड़ियों से मिलने के लिए वक्त है, लेकिन हाथरस में जो घटना हुआ वहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए नरेंद्र मोदी के पास वक्त नहीं है। ये काम नरेंद्र मोदी का होना चाहिए बतौर इस देश का प्रधानमंत्री, लेकिन ये काम एलओपी के तौर पर या ऐसे भी एक कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं वो हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत ही बड़ी लकीर खींच रही है, और धीरे धीरे ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर इन सभी चीज़ों को आप मिला करके देखते हैं तो ये सारी चीज़ें एक तरफ राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को सत्ता के नज़दीक लेकर के जा रही है, वहीं दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी को धीरे धीरे सत्ता से दूर कर रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है ये एक अस्थिर सरकार है और किसी भी वक्त गिर सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।